स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और आज हमारा जो लेक्चर है बेटा ये है टेंसेस का लेक्चर नंबर 5। टेंसेस के ऊपर आज ये फाइनल लेक्चर होगा जिसके अंदर हम कॉन्वर्सेशंस देखेंगे। अक्सर हम जब बातें करते हैं तो किस तरीके से टेंसेस वहां पर यूज होते हैं उसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो किसके ऊपर होगी? कॉन्वर्सेशंस के ऊपर होगी। अब आपको समझ में आएगा, जैसे थोड़ी बहुत बातचीत हम देखेंगे, अक्सर जैसे भी बात लोग करते हैं तो कैसे टेंसेस वहां पर यूज होते हैं। ठीक है, टेंसेस पढ़ाने का मेन मोटिव यही था कि आप लोग क्या कर पाए, सभी हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर कर पाए और अच्छे से आप अपना सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये थिंक इन इंग्लिश वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्या होता है कि क्योंकि हम हमेशा से हिंदी में ही सोचते हुए आए हैं, सो हम हिंदी में ही सोचेंगे, लेकिन हम उसको अपने दिमाग में ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। शुरुआत में इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये प्रोसेस इतनी फास्ट हो जाती है कि आपको लगता है कि आप इंग्लिश में ही सोच रहे हैं, राइट? लेकिन आपके दिमाग में होती है पूरी हिंदी ही होती है, लेकिन वो प्रोसेस इतना तेज हो जाता है कि आप इतना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। और वो ही चीज हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए, अब बारी है कि कुछ सेंटेंसेस हम देखें ताकि आप क्या कर पाए, आप समझ पाए कि हाँ, डेली लाइफ में हम कैसे हमारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे नॉर्मली कोई क्वेश्चन, इस तरीके के सवाल अक्सर पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। इन्होंने पूछा हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। यहाँ पर सबसे पहली चीज हाउ, मतलब हाउ मेनी से पूछ रहे हैं ये कितने। अब यहाँ पर मेनी का यूज क्यों हुआ, मच का यूज क्यों नहीं हुआ? क्यों मच का यूज नहीं हुआ, मेनी का यूज क्यों हुआ? तो देखो, जिन भी चीजों को आप काउंट कर सकते हो वहां पर हम मेनी का यूज करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे ही, लेकिन कैसे हम इन वर्ड्स को यूज करें, कहाँ करें, इनका मतलब क्या होता है, अब साथ साथ इन्हें लिखते जाइएगा। सो सी, मैंने यहाँ लिखा हाउ मेनी। हाउ मेनी हमने यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि जो पीपल, जो लोग होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं। अगर हमें पूछना होता मात्रा के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, कि भाई मात्रा बताओ, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, कितना किलो, तब हम हाउ मच का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा काउंटेबल है, हम उन चीजों को गिन सकते हैं। ठीक है, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वहां पर हम मेनी का यूज करते हैं, और जिसे हम फिंगर्स पर काउंट नहीं कर सकते वहां हम मच का यूज करते हैं। क्लियर? सो हमने लिखा हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, कि आपकी फैमिली के अंदर कितने लोग हैं। आर का यूज हमने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात है। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, राइट? यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्होंने एक चीज उनसे पूछी। कैसे? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। अगर अब आपको भी किसी से पूछना हो कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। उसका जवाब, अगर कोई आपसे ये सवाल करता है, आप जवाब कैसे देंगे? There are 5 people in my family. सबसे पहले आपने बताया अगर आपकी फैमिली में 4 people हैं, आप 4 बताइए, 3 हैं आप 3 बताइए, 2 हैं आप 2 बताइए। तो आप कहेंगे कि there are 5 people in my family, my father, my mother, brother, sister and me. देखिए, आप बार बार ऐसे नहीं बोलेंगे कि माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर एंड मी। नो, आप क्या बोलेंगे? माई फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड मी, और आप खुद। ठीक है, सो सी, कैसे आपने पूछा, अगर आपको किसी से पूछना है आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आप क्या बोलेंगे? हाउ मेनी पीपल, और आप खुद। ठीक है, सो सी, कैसे आपने पूछा, अगर आपको किसी से पूछना है आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आप क्या बोलेंगे? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। और अगर आपसे
आपसे कोई ये सवाल पूछता है तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? There are 5 people in my family. मेरी फैमिली में 5 सदस्य हैं। यहाँ पर बात क्लियर हो गई। अगर यहाँ पर कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लग रहा है, यहाँ पर बी फॉर्म लग रही है वर्ब की, इज एमआर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली, माई फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड मी। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि हमने देयर का इस्तेमाल क्यों किया, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते थे आर 5 पीपल इन माई फैमिली, नहीं, ये कोई सेंटेंस नहीं बनता। हमने यहाँ पर देयर लगाकर इसको एक प्रॉपर सेंटेंस में चेंज किया है कि देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर ये हियर और देयर वाला देयर है कि यहाँ और वहां दो होते हैं ना, और एक और होते हैं देयर। इसमें भी बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हियर मतलब होता है यहाँ, देयर मतलब होता है वहां, और देयर मतलब होता है उनका, है ना। तो हमने यहाँ पर बोला कि भाई देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली, माई मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड मी। क्लियर। अब से आप कभी भी पूछेंगे किसी से कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके घर पे कोई भी आता है, सो आप कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। और अगर आपसे कोई पूछता है तो आप रिप्लाई कैसे करेंगे? जितने भी लोग आपकी फैमिली में हैं, देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली, एंड देन आप बताएंगे भी माई मदर, माई फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड मी। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। Does your family live in a house or an apartment? अब आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपके परिवार के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, आपकी फैमिली कहाँ रहती है, फ्लैट में रहती है, अपार्टमेंट में रहती है, या फिर उनका खुद का घर है। अपार्टमेंट क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, अपार्टमेंट एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग घर बने हुए होते हैं, ठीक है, सो उन्हें हम अपार्टमेंट्स बोलते हैं। क्लियर। तो आप पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं? डज योर फैमिली लिव इन अ हाउस और एन अपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पर हमने डज का यूज किया, क्यों? क्योंकि बात प्रेजेंट टेंस के अंदर थी। दूसरी चीज, जब भी हमें क्वेश्चन पूछना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हमें क्वेश्चन पूछना होता है तो हम डू और डज का यूज करते हैं। अब आप सभी को याद है कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम डज का यूज करते हैं, और अगर आई, वी, यू, दे और अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम किसका यूज करते हैं बच्चे? डू का यूज करते हैं। यहाँ पर आपकी फैमिली के बारे में बोला तो आप सिंगुलर हैं, राइट। आपकी फैमिली के बारे में बोला इसलिए आप सिंगुलर हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर डज का यूज किया। सो आपने क्या बोला कि डज योर फैमिली लिव इन एन अपार्टमेंट, लिव इन अ हाउस और एन अपार्टमेंट। सी, यहाँ पर हमने लिव यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सो सी, क्या लिखते हैं हम? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपको याद है हम ऐसे ही बना रहे थे। सो यहाँ पर भी यही हुआ, डज क्या हुआ हमारा? हेल्पिंग वर्ब, जो हमने योर फैमिली सब्जेक्ट से पहले लगाया, लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। सो सी, इस तरीके से ये चीजें यूज होती हैं। आपको इन्हें प्रैक्टिस में लाना होगा। जैसे ही आपने अपने दिमाग में एक क्वेश्चन फ्रेम किया कि आपकी फैमिली घर में रहती है या अपार्टमेंट्स में रहती है, ती है से आपको याद आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, और क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए हम क्या करेंगे? डज और डू का यूज करेंगे। फिर आपके दिमाग में आया कि मुझे बात करनी है इनके बारे में, इनकी फैमिली के बारे में पूछना है, सो ये सिंगुलर है तो हमने डज का यूज किया, राइट। सो डज योर फैमिली लिव इन अ हाउस और एन अपार्टमेंट, ठीक है।
सो जवाब कैसे देंगे? वी लिव इन अ हाउस इन द कंट्री साइड। सो हम बोलेंगे कि हम एक घर में रहते हैं जो कि कंट्री साइड में है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके। सो यहाँ पर भी हमने क्या किया? ता है, ते है, ती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता है, वो यहाँ पर लगता है। क्योंकि यहाँ पर वी लिखा था इसलिए हमने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। सो वी लिव इन अ हाउस इन द कंट्री साइड। हम कहाँ रहते हैं? हम कंट्री साइड के एक घर में रहते हैं। ठीक है? So see, does your family live in a house or an apartment? So आप जवाब देंगे we live in a house in a countryside. Clear? चलिए नेक्स्ट, what does your father do? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जाता है। What does your father do? आपके पिताजी क्या करते हैं? See, आपके पिताजी क्या करते हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपने देखा कि सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस ता है, ते है, ती है आ रहा है। आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, राइट, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसीलिए मैंने बोला था कि सभी रूल्स को, पूरे चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। सो यहाँ पर जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब में डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही फ्रेम किया। व्हाट डज योर फादर डू? क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। डज हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तुम्हारे पापा की बात हो रही है। ठीक है, सो योर फादर डू, डू मतलब क्या करते हैं, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ना। सो व्हाट डज योर फादर डू? क्या पूछेंगे आप? अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पापा क्या करते हैं तो उन्हें बोलिए, आप ऐसे पूछिए, व्हाट डज योर फादर डू? और आप जवाब क्या देंगे? माई फादर इज अ डॉक्टर। मेरे पापा क्या है? एक डॉक्टर है, राइट। ही वर्क्स एट द लोकल हॉस्पिटल। वो कहाँ काम करते हैं? वो एक लोकल हॉस्पिटल पर काम करते हैं। सो सी, ही वर्क्स, यहाँ पर हमने वर्क्स क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे। अपना चार्ट खोल के बैठिए अभी, राइट। सो यहाँ पर ही था और हम बोल रहे हैं कि वो एक लोकल हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो ता है, ते है, ती है, इसीलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया, राइट। सो माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे फादर डॉक्टर हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं माई फादर इज अ फार्मर, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई फादर इज एन इंजीनियर। आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी ऑक्यूपेशन है आपके फादर का आप वो बोल सकते हैं। आप कैसे बोलेंगे? माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ फार्मर, माई फादर इज अ डेंटिस्ट, माई फादर इज एन इंजीनियर, एनीथिंग। ठीक है, एंड देन आप बताएंगे वेयर ही वर्क्स। तो आप बोलेंगे ही वर्क्स एट द लोकल हॉस्पिटल। कहाँ काम करते हैं वो? एट द लोकल हॉस्पिटल। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है अब हम कैसे जब भी नॉर्मल सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, बातचीत की जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है, तो कहाँ पर हम कैसे टेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ ओल्ड इज योर मदर? अब हम पूछ रहे हैं आपकी माँ कितने वर्ष की है, आपकी माँ की क्या उम्र है, तो हमने पूछा हाउ ओल्ड इज योर मदर? आपकी माँ किस उम्र की है? हाउ ओल्ड इज योर मदर? She is 40 years old. वो 40 years की है। She is 40 years old. उनकी उम्र क्या है? वो 40 साल की है। 1 year younger than my father. और आपने क्या बोला? मेरी माँ से 1 साल छोटी। Younger, छोटी। Elder, बड़ी।
सो अगर आप बोल रहे हैं हाउ ओल्ड इज योर मदर, शी इज 40 years old, 1 year younger than my father. ठीक है, यहाँ पर ये बात समझ में आ गई आपको. नेक्स्ट, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? वी गॉट अ न्यू वर्ड, सिबलिंग्स. सिबलिंग्स क्या होते हैं? भाई बहन. सिबलिंग्स भाई बहन. सिबलिंग्स किसे बोलते हैं? भाई बहन. राइट. सो हमने पूछा डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, क्या आपके कोई भाई बहन है? सो जी हमने यहाँ पर ये जो हैव यूज किया, ये क्यों यूज किया? इसका मतलब यहाँ पर है कि क्या ऐसी कोई चीज, मतलब हम बोलते ना कि आई एम हैविंग डिनर, मैं क्या कर रहा हूं? मैं खाना खा रहा हूं. राइट. सो हैव जो होता है वो किसी चीज को ग्रहण करना भी होता है, या जो चीज आपकी होती है, आपके पास होती है. आई हैव अ पेन, ये पेन मेरा है, या मेरे पास एक पेन है. सो आपके कितने सिबलिंग्स हैं, इसके लिए हम कैसे बोलेंगे? डू यू हैव, क्या आपके पास है भाई बहन? ऐसा जब आपको पूछना हो. सो डू यू हैव सिबलिंग्स, क्या आपके भाई बहन है? What's his or her name, उनका नाम क्या है? सो हमने बोला yes I do. जब यहाँ पूछा ना कि do you have, तो जब भी हम do पहले लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि yes और no में जो भी आंसर आपको करना होता है, वहां पर हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं. और WH वर्ड कब लगाते हैं? जब हमें सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे पूछा हुआ होता है. राइट. सो बोला है डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, व्हाट्स हिज और हर नेम. सो आप बोलेंगे यस आई डू. क्या बोलेंगे? यस आई डू. आई के साथ क्या लगाया आपने? यहाँ पर डू लगाया, क्योंकि आई, वी, यू, दे, और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगता है. सो आपने बोला हाँ मेरे भाई बहन हैं. I have one elder brother, मेरा एक elder brother है David, and one younger sister Mary. So आपने बताया कि I have one elder brother, कि मेरा एक बड़ा भाई है. elder brother, बड़ा भाई. David, जिसका नाम David है, and one younger sister, और एक छोटी बहन है Mary, जिसका नाम Mary है. So आप भी क्या कर सकते हैं? अपने बड़े भाई बहन का बता सकते हैं नाम यहाँ पर, जो भी उनका नाम है. राइट. सो अगर आपसे पूछे कोई डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, सिबलिंग्स भाई बहन. अब से अगर आपको भी पूछना है किसी से कि तुम्हारे भाई बहन है क्या, तो आप ऐसे ही पूछेंगे कि डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, व्हाट्स हिज और हर नेम. सो वो सामने वाला जवाब देगा, या कोई ऐसा सवाल आपसे करता है, सो आप क्या जवाब देंगे? यस आई डू. आई हैव वन एल्डर ब्रदर डेविड एंड वन यंगर सिस्टर मैरी. Clear? Are you the oldest amongst your brothers and sisters? यहाँ पे सोचिए एक बार इसको. So see, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको नहीं बताऊंगी, and that is amongst. ये वर्ड आपने नया सुना होगा. amongst का मतलब होता है, among हम बोलते हैं ना, among का मतलब क्या होता है? बीच में. ठीक है. अब आप बोलेंगे मैम बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है. सो बिटवीन का मतलब होता है बेटा दो लोगों के बीच में, दो या दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, मतलब 2 से 3 लोगों के बीच में. अमंग होता है जब ज्यादा लोग हो. ठीक है, जब ज्यादा लोग हो, बहुत सारे लोग, जैसे आप भीड़ के बीच में. ठीक है, तब. सो अमंगस्ट और अमंगस्ट सेम होता है. आप यहाँ पर अमंग भी लिख सकते थे, अमंगस्ट भी लिख सकते थे, दैट मीन्स द सेम. सो आर यू द ओल्डेस्ट, क्या आप सबसे बड़े हैं अपने भाई बहनों के बीच में? क्या आप सबसे बड़े हैं अपने भाई बहनों के बीच में? आर यू द ओल्डेस्ट अमंग योर ब्रदर एंड सिस्टर. यहाँ पर ओल्डेस्ट यूज किया. ओल्ड, older, oldest. ये होती है सुपरलेटिव डिग्री, ये होती है कंपैरेटिव डिग्री. अगर आप कभी भी दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं, तब आप ये वाली यूज करते हैं.
जब आप सुपरलेटिव बताते मतलब आपसे ऊपर कोई नहीं, तो वो यही पूछ रहे कि आर यू द ओल्डेस्ट अमंगस्ट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर, कि क्या आप अपने भाई बहनों के बीच में सबसे बड़े हैं, आपसे बड़ा कोई भी नहीं, इसीलिए हमने ओल्डेस्ट यूज किया। ठीक है, जैसे हम बहुत सारे देखते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, ओल्ड, older, oldest, sweet, sweeter, sweetest, far, farther, farthest। जी ये मैं आपको ना छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, अलग अलग चीजें, ताकि आप साथ के साथ समझते जाएं। इन सब चीजों के बारे में आप अलग से भी इनके टॉपिक्स हैं जिनमें आप पढ़ेंगे। सो डू नॉट वरी अगर समझ में ना आए, यहाँ पर अभी हमने क्यों यूज किया है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। राइट, सो आर यू द ओल्डेस्ट अमंगस्ट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? देन यू विल से नो आई एम नॉट। तब आप कहेंगे नहीं मैं नहीं हूँ। आई एम द सेकेंड चाइल्ड इन माई फैमिली। क्या बोलेंगे? अगर आप दूसरे नंबर के बच्चे हैं अपनी फैमिली में, आप क्या बोलेंगे? आई एम द सेकेंड चाइल्ड इन माई फैमिली। चाइल्ड क्योंकि आप इकलौते के बारे में बात कर रहे हैं, एंड आई एम मैं हूं दूसरे नंबर का बच्चा मेरे परिवार के अंदर। ठीक है, सो आर यू द ओल्डेस्ट अमंग्स योर ब्रदर एंड सिस्टर्स? You will say, no, I am not. I am the second child in my family. I am the second child in my family. Right? चलिए, What does your mother father like? आपके मम्मा पापा को क्या पसंद है? What does your mother father like? Present and definite की बात हो रही है। ठीक है, Are you the oldest? इकलौते के ठीक है, जैसे हम बहुत सारे देखते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, far, farther, farthest। जी ये मैं आपको ना छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, अलग अलग चीजें, ताकि आप साथ के साथ समझते जाएं। इन सब चीजों के बारे में आप अलग से भी इनके टॉपिक्स हैं जिनमें आप पढ़ेंगे। सो डू नॉट वरी अगर समझ में ना आए, यहाँ पर अभी हमने क्यों यूज किया है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। राइट, सो आर यू द ओल्डेस्ट अमंग्स्ट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? Then you will say, no, I am not. तब आप कहेंगे नहीं मैं नहीं हूँ। I am the second child in my family. क्या बोलेंगे? अगर आप दूसरे नंबर के बच्चे हैं अपनी फैमिली में, आप क्या बोलेंगे? I am the second child in my family. Child क्योंकि आप इकलौते के बारे में बात कर रहे हैं, and I am मैं हूँ दूसरे नंबर का बच्चा मेरे परिवार के अंदर। ठीक है, so are you the oldest amongst your brother and sisters? You will say, no, I am not. I am the second child in my family. I am the second child in my family. Right? चलिए, What does your mother father like? आपके मम्मा पापा को क्या पसंद है? What does your mother father like? Present and definite की बात हो रही है। ठीक है, सी यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लगातार चल रहा हो। राइट, यहाँ पे एक सिंपल चीज पूछी जा रही है कि आप बताइए आपके मम्मी पापा को क्या पसंद है। तो है, हा, ही, ता है, ते है, ती है, इस तरीके की चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। राइट, सो व्हाट डज योर मदर फादर लाइक? आप बोलेंगे माय फादर लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। मेरे पापा को क्या पसंद है? फुटबॉल खेलना। लाइक्स, आपने लाइक के साथ एस लगा दिया। क्यों? क्योंकि आपके फादर सिंगुलर हैं।
राइट। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लग जाता है। सो माय फादर लाइक, सुने क्या पसंद है, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलना पसंद है। एंड माय मदर लाइक्स कुकिंग, और मेरी माँ को खाना बनाना पसंद है। ठीक है, माय फादर लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल एंड माय मदर लाइक्स कुकिंग। ठीक है, डू योर पेरेंट्स लेट यू स्टे आउट लेट। अब यहाँ पर सवाल ये किया गया बच्चे कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेट तक रुकने देते हैं। सी, देते हैं, ता है, ते है, ती है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और जब ये इंटेरोगेटिव हो गया और ता है, ते है, ती है आ गया, मतलब कि प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। और प्रेजेंट इनडेफिनिट के सेंटेंस में डू और डज का यूज करते हैं। सो यहाँ पर बोला गया डू योर पेरेंट्स, बात किसकी हो रही है, तुम्हारे पेरेंट्स की हो रही है। तो यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो प्लूरल है, राइट, इसीलिए हमने क्या किया, डू का इस्तेमाल किया। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। सो सी, डू योर पेरेंट्स लेट यू स्टे आउट लेट, स्टे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब आपको भी किसी से पूछना हो तो आप कैसे पूछेंगे कि डू योर पेरेंट्स लेट यू स्टे आउट लेट। लेट यू मतलब क्या वो आपको ये इजाजत देते हैं कि आप बाहर रात लेट तक रुक सके। ऑफ कोर्स नॉट, आप क्या जवाब देते हैं, अरे यार जाहिर सी बात है कि नहीं, तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स मतलब क्या होता है कि जाहिर सी बात है नहीं देते हैं। ठीक है, They always ask me to get home before 10 PM each night. वो हमेशा मुझे क्या बोलते हैं, They always ask me, बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट में एस या ES नहीं लगता है, राइट। प्लूरल सब्जेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ES नहीं लगता है। सो लिख देती हूँ, आपको बार बार याद नहीं रहे, आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ES नहीं लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने आस्क के साथ एस या ES नहीं लगाया। Does your family usually have dinner together? क्या तुम्हारी फैमिली अक्सर डिनर साथ करती है? क्या तुम्हारी फैमिली अक्सर डिनर साथ करती है? इसीलिए हमने यहाँ पर डज का यूज किया कि डज योर फैमिली, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और बात हो रही है क्वेश्चन वाले सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, इसीलिए डज का यूज किया। सो डज योर फैमिली यूजुअली हैव डिनर टुगेदर? क्या तुम्हारी फैमिली अक्सर साथ खाना खाती है? ठीक है, यस वी डू, तो वो कहता है हाँ भाई हम हमेशा साथ खाना खाते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हम डू लगाते हैं। माई मॉम ऑलवेज प्रिपेयर्स डिलीशियस मील्स फॉर अस, यहाँ पर आप कह सकते हैं डिलीशियस फूड फॉर अस, ये भी लिख सकते हैं। मील मतलब खाना, डिलीशियस मतलब कि स्वादिष्ट। ठीक है, तो आप बोलेंगे यस वी डू, यस वी डज मत लिखना, यस वी डू, कि हाँ हम हमेशा साथ खाना खाते हैं। मेरी मम्मी हमेशा प्रिपेयर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया हमने, क्यों, क्योंकि माई मॉम ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है यहाँ पर, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ES लगता है। सो माई मॉम ऑलवेज प्रिपेयर्स डिलीशियस मील्स फॉर अस। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट, अब आप अक्सर अगर किसी की शादी वगैरह में जा रहे हैं, ठीक है, तब किस तरीके की कॉन्वर्सेशंस होती हैं। शादी में अगर आप जा रहे हैं तो एक चीज मैं पहले ही बता दूं, देखो वेडिंग और मैरिज में डिफरेंस होता है। वेडिंग तो हम फंक्शन को बोलते हैं, जो शादी का फंक्शन होता है ना उसे वेडिंग बोला जाता है। और जो शादी होती है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के साथ शादी करता है, जिंदगी भर साथ रहने के वादे करते हैं, फेरे लेते हैं अपने में, तो वो जो पूरा रिचुअल होता है, उन दोनों का एक साथ एक बंधन में बंधना होता है, दैट इज मैरिज, शादी
और वेडिंग शादी का फंक्शन, उसको सेलिब्रेट जो हम करते हैं तो उस फंक्शन को हम वेडिंग बोलते हैं। ये डिफरेंस याद रहेगा ना। चलो, हैव यू एवर अटेंडेड समवन्स वेडिंग, हु वाज ही और शी? अब देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि हैव यू एवर अटेंडेड समवन्स मैरिज, नो, क्योंकि अटेंड क्या करोगे आप, फंक्शन अटेंड करोगे, इसलिए आपने लिखा वेडिंग, मैरिज नहीं लिखा, है ना, ध्यान रखोगे अब इस चीज को। सो हैव यू एवर अटेंडेड, क्या आपने कभी किसी की शादी अटेंड की है? क्या बोला गया, क्या तुमने कभी किसी की शादी अटेंड की है? हैव यू एवर, प्रेजेंट परफेक्ट, किया है, लिया है, दिया है, ठीक है। कोई भी पास्ट की बात वो पूछ रहे हैं कि पास्ट में क्या तुमने ऐसा कुछ किया है, राइट। सो सी, हैव यू एवर अटेंडेड, हैज है आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हैज, और हैव जब हम यूज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यही किया हमने, अटेंडेड लिखा। सो हैव यू एवर अटेंडेड समवन्स वेडिंग, समवन्स किसी की, क्या तुमने कभी किसी की वेडिंग अटेंड की है? Who was he or she, वो कौन था जिसकी तुमने वेडिंग अटेंड की है, वो कौन था? तो आप जवाब देंगे यस अ लॉट, कि हाँ भाई यार हम बहुत सारी वेडिंग जो है वो अटेंड करते हैं, यस अ लॉट। आप कैसे जवाब देंगे? यस अ लॉट, ठीक है, हाँ भाई बहुत सारी शादी अटेंड की है, बट द मोस्ट मेमोरेबल वन इज माई बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन सबसे ज्यादा यादगार, सबसे ज्यादा यादगार हमारे लिए कौन सी रही है? इज माई बेस्ट फ्रेंड्स, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स, इज वन मेमोरेबल वन इज माई बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स मतलब यहाँ पर अपोस्ट्रोफ लगा दो, कि जो सबसे ज्यादा यादगार रही है वो मेरे दोस्त की रही है, मेरे बेस्ट फ्रेंड की रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यादगार कौन सी रही है? मेरे बेस्ट फ्रेंड की रही है। Who went with you, तुम्हारे साथ कौन गया था? था यहाँ पर आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, और बात क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की, कि तुम्हारे साथ कौन गया था। पास्ट इंडेफिनिट की बात तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट, यही हमने किया। Who went with you, कौन तुम्हारे साथ गया था? I went with one of my classmates, मैं अपने एक क्लासमेट के साथ गया था। One of my classmates, क्लास में बहुत सारे साथी होते हैं, उनमें से किसी एक के साथ गया था, इसीलिए आप लिखेंगे क्लासमेट्स। क्या बोलेंगे आप? वन ऑफ माई क्लासमेट्स, मेरे बहुत सारे क्लास के जो साथी हैं उनमें से एक के साथ मैं गया था। मेट जो होता है, मेट का मतलब होता है साथी। क्या होता है मेट का मतलब बच्चे? मेट का मतलब होता है साथी। तो क्लासमेट जो आपका क्लास में आपके साथ पढ़ता है, रूममेट जो रूम में आपके साथ रहता है, ठीक है। तो आपने बोला आई वेंट, मैं गया था, किसके साथ? मेरे किसी एक क्लासमेट के साथ, ठीक है। Where was the wedding organized? वेडिंग जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? ऑर्गेनाइज मतलब उसका जो भी फंक्शन था वो कहाँ पर किया गया था? It was held in a restaurant downtown. It was held in a restaurant downtown. ठीक है, इसको आप रेस्टोरेंट नहीं बोलते हैं, रेस्टोरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट नहीं बोलते, रेस्टोरेंट। ट और रॉ, ये वाली यहाँ पर वो आवाज आती है, ठीक है। What did the bride and groom wear? अब हम पूछेंगे यार दूल्हा दुल्हन ने क्या पहना हुआ था? सो दूल्हा इंग्लिश में ग्रूम कहलाता है और दुल्हन इंग्लिश में ब्राइड कहलाती है। दूल्हा इंग्लिश में ग्रूम और दुल्हन इंग्लिश में ब्राइड। सो हमने पूछा कि ब्राइड और ग्रूम ने क्या पहना था? अगेन पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। यहाँ पर बनाया या नहीं बनाया? इंटेरोगेटिव भी बनाया ना, प्रश्न सूचक वाक्य है कि आखिरकार जो दूल्हा दुल्हन थे उन्होंने क्या पहना था।
डिड के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो वियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. The bride wore a white wedding gown while the groom wore a black suit and tie. कि भाई जो ब्राइड थी उसने क्या पहना? वर्ब की सेकंड फॉर्म. क्या पहना उसने? एक व्हाइट वेडिंग गाउन पहना था. और जबकि जो हमारा दूल्हा था उसने क्या पहना था? एक ब्लैक सूट और टाई पहना था. आ गई बात समझ में? मैं आपको इस लेक्चर के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कैसे हम डेली लाइफ में करेक्ट फॉर्म यूज करते हैं. हर जगह टेंसेस का ही रोल होता है करेक्ट तरीके से बोलने के लिए. इफ यू वांट कि आप बिल्कुल ग्रामेटिकली ठीक बोले, गलत ना बोले, तो इसके लिए आपको सही हेल्पिंग वर्ब और सही मेन वर्ब कहाँ कैसे यूज करनी है ये पता होना चाहिए. राइट? What was the most interesting ritual in the wedding? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, मनोरंजक और बढ़िया रिवाज. रिचुअल क्या होता है? रिवाज. So what was the most interesting ritual in the wedding? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रिचुअल वेडिंग के अंदर क्या था? तो वो हम बोलेंगे आपका जो भी फेवरेट रिचुअल हो आप वो बता दो. ठीक है? तो यहाँ पर हमने बोला कि जब दोनों दूल्हा दुल्हन रिंग्स एक्सचेंज करते हैं तो ये हमारा फेवरेट रिचुअल था. तो हमने क्या बोला? एक्सचेंजिंग रिंग्स. एक्सचेंजिंग रिंग्स मतलब दुल्हे ने दुल्हन को पहनाई, दुल्हन ने दूल्हे को पहनाई. इसको हमने क्या बोला? एक्सचेंज करना, अदला बदली करना रिंग्स की. राइट? सो एक्सचेंजिंग रिंग्स इज द रिचुअल आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन. रिंग्स एक्सचेंज करना एक ऐसा रिचुअल है जिसके अंदर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ. मतलब मुझे वो चीज पसंद है. जब आपको ये बोलना है कि ये चीज मुझे पसंद है तो आप बोल सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन. आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन. राइट? कि भाई मैं इस चीज में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, ये चीज मुझे थोड़ी सी ज्यादा पसंद है. अब बारी आ जाती है वोकैबुलरी की. तो आज के 10 वर्ड्स हम देख लेते हैं. ठीक है? ये भुट्टा आपने अक्सर देखा होगा. इसको हम इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉर्न. क्या बोलते हैं? कॉर्न. नेक्स्ट मशरूम. मशरूम देखिए आप लोगों ने, सब्जी बनती है अक्सर इसकी. राइट? तो इसे क्या बोलते हैं? मशरूम. ब्रोकली. ये ग्रीन कलर की गोभी होती है. क्या होती है ये? ग्रीन कलर की जो गोभी होती है इसको इंग्लिश में ब्रोकली बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्रोकली. ब्रोकोली मत बोलना इसको, ब्रोकली. अब गोभी अलग अलग तरीके की होती है ना. एक तो हमारी वो होती है फूल गोभी, कॉलीफ्लावर. और यहाँ पर जो बंद गोभी होती है उसे हम केबेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? केबेज. शिमला मिर्च को क्या बोलते हैं? कैप्सिकम. कैप्सिकम नहीं बोलते, कैप्सिकम. ठीक है? लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसी के अकॉर्डिंग बोलना. कैप्सिकम. पोटैटो. क्या बोलेंगे? पोटैटो. ट पे डबल मात्रा लगी हुई है, दिखा आपको? पोटैटो. ठीक है? पोटैटो नहीं बोलते, पोटैटो. गाजर को क्या बोलेंगे? कैरेट. ये क्या होती है? बैंगन देखा? बैंगन को इंग्लिश में एग प्लांट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एग प्लांट. दिस इज स्पिनच. स्पाइनच नहीं होता. बहुत सारे बच्चे बोलेंगे स्पाइनच, नहीं, स्पिनच. निच में भी छोटी वाली साउंड हो गया. आप स्पाइनच नहीं बोलोगे, स्पिनच बोलोगे. इसके बाद आप मूली को क्या बोलोगे? रैडिश. मटर को पी, केवल पी. ठीक है? एंड देन गोभी हमारी जो होती है फूल गोभी, जिसको हम अक्सर बोलते हैं, होती है कॉलीफ्लावर. सो ये थे आज के कुछ 10 वर्ड्स. अब बारी है क्विज की. क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. मेरा आज अंग्रेजी पढ़ने का मन नहीं है. आई डू नॉट फील लाइक स्टडिंग इंग्लिश टुडे. आई डजंट फील लाइक स्टडिंग इंग्लिश टुडे. आई डू नॉट फील लाइक स्टडीड इंग्लिश टुडे. या फिर नन. ध्यान से देखना, पहचान करना सेंटेंस की एंड देन ट्रांसलेट करना बच्चे. नेक्स्ट. बूढ़ी औरत अपनी पोती पर मुस्कुराई. द ओल्ड लेडी स्माइल्ड एट हर ग्रैंड डॉटर. द ओल्ड लेडी
smiling at her granddaughter, the old lady smiled at her grandson, या फिर none? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मेरा आज अंग्रेजी पढ़ने का मन नहीं है, आई डू नॉट फील लाइक स्टडिंग इंग्लिश टुडे, क्योंकि आई के साथ डज नहीं लगा सकते तो ये गलत हो गया, और यहाँ पर स्टडीड लिखा है, सो ये भी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, बूढ़ी औरत अपनी पोती पर मुस्कुराई, पोती ग्रैंड डॉटर, यहाँ ग्रैंड सन लिखा है, ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। ठीक है, द ओल्ड लेडी स्माइलिंग एट हर ग्रैंड डॉटर, अब यहाँ पर है मुस्कुराई, पास्ट की बात हो गई, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सो स्माइल्ड आएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ये भी गलत, ये भी गलत, करेक्ट। सो आज की क्लास में हमने कुछ कॉन्वर्सेशंस देखी, कैसे हम आम बोलचाल की भाषा में टेंसेस का यूज करते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्यों है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का जानना। मैंने कुछ कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस लिखे और उसमें बात ये करी कि आखिरकार कहाँ कहाँ पर कैसे वर्ब्स यूज होती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं आपको बताना चाहती थी। क्लियर? और अभी आपका होमवर्क है, मैंने आपको काफी सारे बहुत नॉर्मल सेंटेंसेस दिए हैं यहाँ पर ट्रांसलेट करने के लिए, कोशिश कीजिएगा इन्हें करने की। ठीक है, लगभग 20 सेंटेंसेस हैं, सो ट्राई टू डू देम। एंड आपकी नेक्स्ट क्लास होगी सेंटेंसेस के ऊपर, जो कि रुबैना मैम लेंगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।